हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर। और आज मैं लेकर आया हूँ गुडसेट सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसमें हम 40 क्वेश्चन फिजिक्स से और 20 क्वेश्चन मैथ से करने वाले हैं। ये वीडियो भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इसमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। Rho is equals to k r s to a is the volume charge density of the sphere of radius r। मतलब ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर नहीं है, ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। वेर k and a are constant and r is the distance from center of the sphere. If at r equals to r by 2, electric field is 1/8 of the electric field at r equals to r, then what is the value of a? तो हमें बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है स्फीयर, चार्ज स्फीयर के लिए रो आर अपन कितना 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रो की जगह क्या रख दे, के आर एस टू ए रख दे, और यहाँ पे ऑलरेडी आर है तो डिवाइड बाय कितना हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ई हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो गया, देखो के और 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनल टू वो किसके हो गया, आर की पावर a प्लस 1 हो गया, आर की पावर a प्लस 1। अब स्फीयर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एट r इक्वल्स टू r बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/8 ऑफ द r इज टू r। मीन्स अगर मैं e r बाई 2 पे देखूं और e कैपिटल R पे देखूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहां पे मैं रखता हूं R की जगह r बाई 2 की पावर a प्लस 1, और यहां पे मैं रखता हूं R की पावर a प्लस 1, राइट। और ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये कितना है, 1/8, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो अगर मैं इसको एक ही ब्रैकेट में लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, r तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 की पावर कितना बचेगा हमारे पास, a प्लस 1, और इधर में क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ। इसका मतलब हमारे पास a प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो a कितना आया बच्चों, 2 आया। सो हमारा करेक्ट आंसर हुआ क्या, a हुआ। नेक्स्ट थिंग, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स आर λ1 and λ2. Distance between the wires is r, force acting on the wire per unit length is। तो देखो अगर ये एक वायर है और एक दूसरा वायर यहाँ पे, अब देखो तुम्हारे दिमाग में वो नहीं आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे कितना होगा, इसका चार्ज डेंसिटी λ1 है, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, λ2 है। तो हमारे पास पहले वायर की वजह से इतने डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 2k λ1 बाय r होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फेक होता है। तो यहां पे F1 क्या होगा, E1Q होगा, क्योंकि सेकंड वाला वायर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो E1 कितना हो गया हमारे पास, 2k λ1 बाय r हो गया, और Q कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले वायर का चार्ज, और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा इंटू एल होता है। तो यहाँ पे सेकेंड वायर का क्या हो जाएगा, λ2 इंटू एल हो जाएगा। हमें क्या बोला गया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F बाय एल इज इक्वल टू वॉट, 2k λ1 λ2 बाय r हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज वॉट, सी। देखो ये काफी सिमिलर उसकी तरह ही है, वहां पे भी F बाय एल क्या होता है, बी आई होता है। इसका मतलब पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0I1 बाय 2πr, और दूसरे वायर का क्या आ जाता है हमारे पास, करंट आ जाता है। सेम थिंग यहां पे भी क्या हो गया, पहले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे वायर का क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता था हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 2 पैक, तो 2AQ, ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या होता है, L। Q को कैसे याद रखेंगे, क्विट, तो I का क्या होता है A, और टाइम का क्या हो गया T। यहाँ पे जिसकी पावर
L1 A1 T1 आ रहा है, तो दैट विल बी करेक्ट आंसर व्हाट ए. सो वेयर इज इक्वेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ P? माइनस Q2 प्लस Q. ये इसका डायरेक्शन होता है किसका? P का. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस Q2 माइनस Q. इसके बाद में EMF का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस Q2 प्लस Q. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो अपने को ध्यान में रखने. तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? 10-3 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट ऑरिजिन of xy coordinate system. 2 point is A and B are situated at √2, √2 and 2, 0. तो यहाँ पे हमने क्या रखा है? चार्ज रखा है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे Q चार्ज मान लो रख दिया हमने. अब A पॉइंट है यहाँ पे कहीं, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? √2 दे रखा है. तो वो ना तो x एक्सिस पे होगा ना y एक्सिस पे होगा. लेकिन देखो दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 2 दे रखा है, 2, 0 दे रखा है. y0 मतलब वो यहाँ पे कहीं होगा, तो B वाला. तो इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? सेकेंड वाले का R2 = 2 हो गया. और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये R1 हो गया. तो R1 कितना आएगा? √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर. तो कितना हो गया? 2 + 2 4, और 4 का रूट आएगा तो कितना हो जाएगा? 2. इसका मतलब R1 और R2 दोनों सेम है. तो अगर मैं यहाँ पे VA माइनस VB करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? KQ/R1 का 2, और दूसरे का भी कितना हो गया? KQ/2. क्योंकि चार्ज तो एक ही चार्ज की वजह से तो हम निकाल रहे हैं, तो Q तो दोनों में सेम रहा, डिस्टेंस भी सेम रहा, तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया. क्लियर? नेक्स्ट वन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. A combination of capacitor is set up as shown in the figure. The magnitude of electric field due to a point charge Q. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है किसी चार्ज Q की वजह से, लेकिन वो चार्ज Q है क्या? चार्ज इक्वल्स टू द सम ऑफ द चार्जेस ऑन 4 माइक्रोफेरेड. मतलब इस पे जो चार्ज आ रहा है और 9 माइक्रोफेरेड पे जो चार्ज आ रहा है, उन दोनों चार्जेस के सम से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें निकालना है. तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 4 माइक्रोफेरेड पे और 9 माइक्रोफेरेड पे चार्ज होगा कितना. तो कैसे निकालेंगे? देखो ये 4 है, इसके बाद में 3 और 9 किस में है? पैरेलल में. तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? एडिशन. और 3 + 9 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. राइट. और इसके साथ में क्या कनेक्टेड है? 2 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड है. राइट. अब यहां से कुछ इस तरीके से बैटरी का चार्ज आ रहा है. तो देखो ये इसके साथ में क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन में हो गया. और पैरेलल में है तो मुझे बताओ इसका क्या आएगा अपने पास? 4 और 12 का 4 × 12/4 + 12. तो 48/16 मतलब कितना हो गया? 3 माइक्रोफेरेड. तो ये पूरा कितना हो गया? 3 माइक्रोफेरेड हो गया. तो मेकिंग अगेन 3 एंड दिस इज व्हाट 2. किससे कनेक्टेड है? 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. 3 एंड दिस इज व्हाट 2. तो अब हमें देखना है कि इन पे चार्ज जाएगा कितना. देखो ये 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका जो चार्ज होगा Q = कितना होता है? CV. तो 3 × 8 मीन्स ऊपर वाले में कितना जा रहा है? Q1. इसमें मान लेते Q1 और इसमें मान लेते Q2. तो Q1 कितना जा रहा है? 3 × 10. CV लगा दिया मैंने 24 माइक्रोकूलम. हमें नीचे वाले की वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि 2 माइक्रोफेरेड में निकाला नहीं. अब बच्चों इस पे तुम्हारा चार्ज आ गया कितना? 24 माइक्रोकूलम. राइट. क्योंकि देखो ये जो Q1 चार्ज आ रहा है वो जाएगा तो यहीं से, यस और नॉट. तो ये यहां से जाएगा, फिर आगे जाके क्या होगा? यहां पे डिवीजन आएगा चार्ज का, 24 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो हमें देखना है कब 9 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज आता है. तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है. तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, लेकिन पोटेंशियल सेम होगा. क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा. तो देखो मैं मान लेता हूं कि इस पे जो चार्ज है वो अपना कितना है? Q3 है, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है? Q4 है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सेम. तो V = Q/C होता है, मतलब Q3 कितना हो गया? 3, और Q4 कितना हो गया? 9 हो गया. हमें किसका चार्ज चाहिए? 9 वाले का चाहिए.
तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, Q3/Q4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/9 मीन्स 1/3 हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लेते हैं। तो देखो ऊपर का एडिशन ले रहा हूं तो Q3 प्लस Q4, राइट, Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाय 4, मतलब ऊपर कितना 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो देखो Q3 प्लस Q4 मतलब ये जो चार्ज आ रहा था वही दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो Q3 प्लस Q4 कितना हो गया, 24 ही तो हुआ। तो 24/Q4 इज इक्वल टू 4/3, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा Q4, 24 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब कितना हो गया 18 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 24 और लेट मी चेक इट, हाँ बराबर है 18 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये 18 आ गया और ये कितना आया हमारे पास 24 आया, दोनों का एडिशन कितना होगा 24 प्लस 18, टोटल हो गया 42 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ/R। सो 9 इंटू 10 की पावर 9, 42 इंटू 10 की पावर -6 और डिस्टेंस कितना है 30, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट 6 नंबर। इक्वल पोटेंशियल्स आर शोन इन सम एरियाज इन द फिगर। देखो बेटा यहाँ पे 4 अपने को डायग्राम दिए हुए हैं और इनका जो पोटेंशियल दिया गया है वो कैसा है, सेम पोटेंशियल है। देखो यहाँ 20 है या 40 है, 10 है या 30 है, 20 40 10 30, इसका मतलब 10 20 30 40 का सीक्वेंस दिया है। तो ऑल द लाइंस आर सेपरेटेड बाय हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, 10 10 10, सब में 10 10 से सेपरेटेड है। इट मीन्स दिस इज व्हाट इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये वाला ये वाला ये वाला। तो यहाँ से 10 से लेके 40 मतलब 30 का डिफरेंस आया, 10 से 40 30 का डिफरेंस, 10 से 40 30, 10 से 40। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, सीधी बात है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, W इज इक्वल टू व्हाट QV, क्या है V सेम है, इसलिए W भी क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। नाउ गजब का क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज U। एक कैपेसिटर की एनर्जी U दे रखी है। नाउ इट इज रिमूव फ्रॉम द बैटरी एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस ट्वाइस द फर्स्ट वन इन पैरेलल। द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड कैपेसिटर्स आर रेस्पेक्टिवली। तो पहले कैपेसिटर का एनर्जी कितना होगा और सेकेंड कैपेसिटर का एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहली चीज जब उसको कनेक्ट किया होगा तो U इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ CV², पहले वाले में, ठीक है। उसका चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV। अब क्या किया गया देखो, उसको हम रिमूव कर रहे हैं एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अनदर चार्ज कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस ट्वाइस द फर्स्ट वन इन पैरेलल। मतलब उसका कैपेसिटेंस कितना है 2C है और इसका कैपेसिटेंस कितना है C, और इसके साथ में क्या कनेक्ट किया हमने, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया। तो चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हमें अब नया चार्ज निकालना पड़ेगा इन पे। तो नया चार्ज आएगा क्या, तो देखते हैं। टोटल चार्ज तो कितना होगा C प्लस 2C इंटू क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, और पहले था कितना CV। तो ये V डैश हो गया, ये CV हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी C इंटू V डैश मतलब क्या हुआ, चार्ज, ये फाइनल चार्ज होगा दोनों का, और यहाँ पे CV। तो हम नया पोटेंशियल अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, V/3 हो जाएगा, राइट। और अगर ये V/3 आ गया तो हमारे पास एनर्जी के फॉर्मेट में क्या आएगा, इस पे कितना एनर्जी आएगा, U1 हाफ ऑफ C V/3 का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, देखो ये V², हाफ CV² U हो गया, डिवाइड में 3 है मतलब ये U/9 हो जाएगा। और U2 कितना हो गया, 1/2 2C इंटू V/3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, हाफ CV² और 2 आगे ले ले तो ये कितना हो गया, 2U/9 हो गया। तो नई एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, U/9 एंड 2U/9।
दिस इज द करेक्ट आंसर। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये चार्ज कंजर्वेशन ही लगाया हमने, क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, क्यू होगा, लेकिन अब जो चार्ज है वो दो कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब दोनों का क्या सेम है, रेजिस्टिविटी सेम होगा। इफ देयर लेंथ्स इन रेशियो L1/L2, उनका लेंथ का रेशियो क्या दे रखा आपने को, L1/L2 इज इक्वल टू व्हाट, 4/3, एंड देयर रेशियो ऑफ रेडियस इज व्हाट, 2/3 गिवन है। ठीक है, अब हमें एक पूछा क्या है, इफ दिस वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन रेशियो ऑफ करंट थ्रू देम इज। अब पैरेलल में होता क्या है, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, I1R1 इज इक्वल टू व्हाट, I2R2 हो जाएगा। हमें किसका रेशियो पूछा है, करंट का रेशियो पूछा है, तो I1/I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R2/R1 हो गया। तो बच्चों R2/R1 क्या आएगा, रो L2/πR2², एरिया होता है। फिर क्या होगा, रो L1 कितना हो जाएगा, πR1² हो जाएगा। क्या कैंसिल हो गया, रो और पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचेगा, L2/L1, और इधर क्या बचेगा, R1/R2 द होल स्क्वायर। हमारे पास L2/L1 कितना है, 3/4 है, और R1/R2 कितना है, 2/3 का स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया, 3/4 इंटू 4/9। सो दिस बिकम व्हाट, एक 3 से एक 3 कट गया, एक 4 से एक 4 कट गया, तो दिस इज व्हाट 1/3। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी, 1/3 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, रियोस्टेट कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, यस, क्योंकि हम उसमें क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, तो ये तो यूज होता है। किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन, सीधी बात है। फर्स्ट लॉ क्या कंजर्व शो करता है, चार्ज कंजर्वेशन, सेकंड किसके बारे में बात करता है, एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये भी सही है। Wheatstone bridge is the most sensitive when all the four resistance are of the same order of magnitude, डेफिनेटली काफी सेंसिटिव होता है उस टाइम पे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ सेंसिटिव डिवाइस है। In a balanced Wheatstone bridge, if the cell and the galvanometer are exchanged, the null point is disturbed, नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो हमारा करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो करेक्ट आंसर बिकम व्हाट, डी। 10 नंबर, बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ सेल इज दिस। ठीक है, इसका मतलब हमें पहले L1 दिया है कितना, 560 सेंटीमीटर। When an external resistance of 10 ohm is connected in parallel to the cell, the balancing length changes by 60 centimeter. Changes by 60 centimeter. तो मुझे बताओ, रेजिस्टेंस जब हम कनेक्ट करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि करंट कम हो जाएगा। तो L2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 560 माइनस 60 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया हमारे पास, 500 आ गया। तो हमें क्या पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो इस ऑर्डर में दिया है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है और कुछ नहीं है। देखो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, R/R इज इक्वल टू व्हाट, L1/L2 माइनस 1, ये था। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल R हमें 10 दे रखा है, L1 कितना है हमारे पास 560, L2 कितना है 500, माइनस कितना हो गया 1, और R की जगह में कितना दे रखा है, n/10 के बना। तो ये 10, देखो ये 500 इधर एलसीएम में जाएगा, तो 560 माइनस 500 मतलब कितना हो गया 60, और डिवाइड बाय कितना हो गया 500, तो कितना आ जाएगा ये 160, दैट विल बी व्हाट 12। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। नेक्स्ट, इन द फिगर शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पहले ये निकालना है कि इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, और करंट जाने के बाद में जितना यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे जितना लॉस होगा उसके बाद जो बचेगा वो यहाँ अवेलेबल होगा, क्योंकि ये बैटरी के साथ में कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज वाले रेजिस्टेंस में क्या होगा, लॉस होगा, यहाँ तो दोनों सेम बचेगा। अब मुझे बताओ ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो हमारे पास पैरेलल में अगर दो सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है
तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10/2, मतलब ये 5 किलो ओम हो गया। और ये कितना है, 10 किलो ओम, राइट। ये कितना हो गया, 30 वोल्ट, राइट। इसका 10/2 मतलब 5 हो गया, 515। तो करंट कितना आ जाएगा बच्चों, 30 ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। तो 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 किलो ओम है तो 10⁻3। इसका मतलब करंट कितना आ गया तुम्हारे पास, 2 × 10⁻³ एम्पियर आ गया। तो ए और बी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, VA - VB विल बी इक्वल टू व्हाट, जितना यहाँ पे लॉस होगा उसके बाद जो बचेगा। तो कितना लॉस होगा, 30 माइनस आई कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻³ और ये 10 ओम का है तो 10 × 10⁻3। तो देखो 10⁻3 10⁻³ गया तो 30 - 20 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 वोल्ट। दिस विल बी द रिमेनिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचना सर ये 10 का तो लिया नहीं आपने, रीज़न क्यों, क्योंकि हमें ए का पूछा हुआ है। तो ए और बी देखो बैटरी के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए हमें इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इफ अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अभी यहाँ पे बहुत से बच्चों का दिमाग घूम जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो देखो एक तो इलेक्ट्रिक आ रहा है और दूसरा आ रहा है मैग्नेटिक, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, सबसे पहली चीज लोरेंज फोर्स, Q ऑफ E + V × B। अब मानो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो डेफिनेटली लग सकता है, तो E क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, सीधी बात है। लेकिन B 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि B 0 होगा तो मैग्नेटिक वाला फोर्स पार्ट 0 हो जाएगा, और B नॉट इक्वल टू 0 होगा तब भी 0 होगा मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। कौन सा चार्ज है वो, स्टेशनरी चार्ज है, राइट। तो स्टेशनरी चार्ज की वेलोसिटी 0 है, इसलिए उस पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। 13 when a charged particle moves in magnetic field its kinetic energy is, तो देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, और कोई वर्क अगर नहीं करता है इसका मतलब वो कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये रिमेंस। तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि तो इंक्रीज कौन करता है, तुमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा होगा। साइक्लोट्रॉन में हम क्या लगाते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, और वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसको एनर्जाइज करता है ऑल द टाइम। Now, as shown in the figure, conducting wire carries a current I. It lies in XY plane with center O. The tendency of circular loop is, देखो दोनों पार्ट का करंट जो जा रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में, सेम पार्ट में। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सेक्शंस रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, सर्कुलर फॉर्म में। देखो इसमें देखें या इसमें देखें तो इसमें क्या लगेगा, ये एक दूसरे को ऐसे धक्का मारेंगे हर एक पॉइंट पे। तो इनमें क्या होगा, एक्सपांशन होगा। याद करो जब दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब हर एक भाग दूसरे भाग को रिपेल कर रहा है, तो क्या हुआ, एक्सपांशन होगा, सीधी बात है। नेक्स्ट, when a freely suspended bar magnet is heated the magnetic moment decreases by 36%। मतलब पहले अगर m था तो अब जो m डैश है वो कितना हो जाएगा, m - 0.36 ऑफ m, क्योंकि 36% डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज में, तो ये कितना हो गया, 0.64 m हो गया। तो हमें पूछा है देन पीरियडिक टाइम विल बी, तो t इज इक्वल टू पहले कितना होता है, 2π√I/mb होता है, बराबर। अब कितना हो गया,
नया वाला टी डैश 2 पाई अंडर रूट ऑफ, आई में कोई चेंज है नहीं तो ये 0.64 हो गया, डिवाइड बाय एम बी आर। तो 0.64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0.8, तो बाहर कितना आ जाएगा 0.8, और ये पूरा 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या बन गया बच्चों, आई बाय एम बी। तो 1 अपॉन ये कितना हो गया 1.25 हो जाएगा, और ये कितना हो गया टी। तो तुम डायरेक्टली लॉजिक लगा सकते हो, पहले टी था अब 1.25 टी हो गया, तो कितना हुआ, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, इंक्रीज कितना हो गया 25% हो। बाकी फॉर्मूला से चाहो तो टी डैश माइनस टी बाय टी इंटू 100 लगा सकते, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इंक्रीज बाय 25%। नेक्स्ट थिंग, one ferromagnetic substance has a magnetic susceptibility 27 डिग्री सेल्सियस, xm 27 डिग्री सेल्सियस पे, at which temperature it would become half। तो हमें पता है कि जो ये xm होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/t होता है। तो xm और x डैश m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2/T1 हो जाएगा, और ये जो x डैश m है वो हमें कितना बोला गया है, हाफ बोला गया। तो मुझे बताओ xm अपॉन x डैश m कितना हुआ, 2 हो जाएगा, राइट। कितना हो गया, ये 2 हो गया। T2 हमें फाइंड आउट करना है, और T1 कितना है 27 प्लस 273, तो कितना हो गया 300 हो गया। इससे मल्टीप्लाई होगा तो T2 कितना आएगा तुम्हारे पास 600 आएगा। तो हमें किस में चाहिए आंसर, डिग्री सेल्सियस में चाहिए। तो इसमें से 600 में से कितना माइनस कर देते हैं 273, सो दिस बिकम व्हाट 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ बेवकूफ़ भी बनाया है, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे सीधा 27 ले लेंगे, डबल कर देंगे 51, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो इसे भूले ना करना। अब देखो जो रिलेशन मैंने प्रीवियस बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन डाला है। उसका रीजन ये है कि तुम कैसे सोचते हो, प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब देखो काफी सारे बच्चे क्या सोचेंगे, xm प्रोपोर्शनल टू t है तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, हाइपरबोलिक आना चाहिए। लेकिन देखो बेटा इन्होंने सीधा x एक्सिस पे क्या दिया है 1/t दिया है, तो ये तो रिलेशन कुछ ऐसा नहीं हुआ y प्रोपोर्शनल टू x, तुम्हारा x इटसेल्फ क्या है 1/t। तो होता क्या है, ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो योर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डी। क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस का एम होता है, राइट। एम इज इक्वल टू क्या होता है सी बी नॉट बाय टी होता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट वन 18, इन इक्वेशन एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये रिलेशन ऐसा है जो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे, डिफरेंशिएशन से। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या दे रखा है डी फाई बाई डी टी दे रखा है, तो एवरेज के लिए क्या होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टी। ये किसके लिए, एवरेज के लिए। जब हम इस डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर देते हैं तो हमें ये क्या कौन सा मिलता है, इंस्टेंटेनियस मिलता है, एंड दैट इज व्हाट माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डेफिनेटली ये वाली जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin circular ring of area A is held perpendicular to the uniform field of induction B. A small cut is made in the ring and galvanometer is connected across the ends such that the total resistance of the circuit is R. When the ring is suddenly squeezed to 0, area 0 हो गया, the charge flowing through the galvanometer। देखो पहले बेटा ऐसा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एरिया ए जा रहा है, तो पहले वाला फ्लक्स कितना होगा φ1 इज इक्वल टू बी होगा। अब इसको पूरा ऐसा क्रंच करके क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, तो φ2 कितना हो गया 0 हो गया। तो डेल्टा फाई कितना आया तुम्हारे पास, डेल्टा फाई कितना आया 0 माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस बी, राइट। तो हमारे पास चार्ज क्या होता है डेल्टा फाई बाय आर, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में देखें तो Q इज इक्वल टू बी ए बाय आर,
This is the direct formula. So correct answer is what? B. और इसके लिए ट्रिक ये है, देखो इसमें सारे वैल्यूज चेंज किए गए। तो किसी को अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का तरीका पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला से भी अगर निकाले तो तुम्हारे यूनिट क्या, डायमेंशन क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए, और यूनिट क्या आना चाहिए, कूलम आना चाहिए। अगर उस तरीके से भी अप्रोच करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ वोल्टेज ऑब्टेन इन वन AC जनरेटर इज V इक्वल्स टू V नॉट कॉस ओमेगा टी। V नॉट 10 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और ये हमें पूछा है वोल्टेज कहाँ पे, इस टाइम के लिए। तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 कॉस ऑफ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2πf, तो 2πf कितना हमारे पास 50, कितने टाइम पे पूछा है 1/600 पे, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 1/6। तो देखते हैं 10 कॉस ऑफ, अब देखो ये कितना हो गया 2 × 50 100 हो गया, 100/600 2 0 खचाक, तो कितना बचेगा हमारे पास π/6 बचेगा, और cos π/6 मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। सो दिस इज व्हाट 5√3। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट वन, फॉर रेजोनेंस इन द अबव सर्किट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट आर। देखो हमें एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, और VRMS दे रखा है 220, मतलब VRMS मान के चलना है अपने को। तो अब यहाँ पे हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/√LC, राइट। व्हाट इज एल, 8 × 10⁻³ एंड व्हाट इज सी, 20 × 10⁻⁻6। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो पावर आ रही है वो कैसे आ रही है, ऑड आ रही है, तो एक का पावर हम 20 का 0 इससे खींच लेते हैं, तो 10 की जगह ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, 10⁻⁻5 और 10⁻⁻3 कितना होगा 10⁻⁻8, तो बाहर रूट में कितना आएगा 10⁻⁻4। ठीक है। 8 और 2 का कितना हो जाएगा 16, 16 का बाहर कितना आएगा 4, तो 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻4 ऊपर गया तो कितना होगा 10,000 डिवाइड बाई 4 मतलब 2500 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया ओमेगा। अब हमें दूसरा क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। देखो इन्होंने बोला है रेजोनेंस, और रेजोनेंस में क्या होता है XL और XC बराबर होता है, Z किसके बराबर हो जाता है तुम्हारा, सीधा R के बराबर हो जाता है, क्योंकि सर्किट कैसा हो जाएगा प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, प्योरली रेजिस्टिव। तो हमारे पास करंट कितना आएगा IRMS, जो IRMS होगा वो कितना हो जाएगा 220 डिवाइड बाय कितना है R 44, तो ये आ गया 5 एम्पियर। लेकिन ये RMS आया और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, इसलिए मिस्टेक मत करना क्योंकि उन्होंने ये आंसर भी मेंशन किया हुआ है। तो हमारे पास I0 कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, क्योंकि I0 क्या होता है √2 टाइम्स IRMS होता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। नेक्स्ट, a chalk coil having negligible resistance is connected with 220 volt. If the current in the circuit is 5 milliampere, the power in the circuit is chalk coil. Chalk coil मतलब क्या होता है, इंडक्टर। अब इंडक्टर में वोल्टेज और करंट में जो एंगल होता है, जो फेज होता है वो कितना होता है, phi = 2π/2, और cos phi कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, cos 90 0, तो इसमें पावर तो कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर तो उसी से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस रेडिएशन आर दिस FV विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट। देखो हम गामा से जब रेडियो की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आता है अपने पास क्या UV, और यहाँ पे क्या आता है विजिबल, और यहाँ पे क्या आता है इंफ्रा आता है। अब गामा से जब R की तरफ जाते हैं तो लैम्बडा क्या होता है इंक्रीज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है डिक्रीज होती है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी UV की, फिर किसकी होगी विजिबल की, और फिर किसकी होगी इंफ्रारेड की। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका आना चाहिए, UV का आना चाहिए, फिर किसका आना चाहिए विजिबल का, और फिर किसका आना चाहिए रेडियो का आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस लैम्बडा डिक्रीज। ठीक है, तो पहले क्या आ गया हमारे पास रेडियो आ गया,
फिर क्या आ गया विजिबल, और फिर क्या आ गया अल्ट्रावायलेट आ गया। ये ध्यान रखना है। 24, a plain electromagnetic wave having frequency 25 megahertz travel in a free space along x direction. At a particular point in the space E is this, value of B is। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड J की तरफ है और वेव अगर x की तरफ जा रही है तो हमें डायरेक्शन किससे मिलती है, E क्रॉस B से। तो ये हमारे पास आई कैप आना चाहिए, कब आएगा, जब ये J है और ये K है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए, K कैप की तरफ। मतलब ये दो ऑप्शन तो तुम्हारे सीधे गलत हो गए। तो B इज इक्वल टू क्या होता है, E बाय C होता है। तो ये कितना हो गया 6.3 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8। तो दिस बिकम व्हाट 2.18 10 की पावर -8 टेस्ला हो गया। ठीक है, और K कैप तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस दे रखा है, इसलिए बहुत ही क्लोजली अच्छे से देखना है अपने को। 25 नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 10 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 10। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, Ng/Nw। कुछ सूत्र होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। काफी बार कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। तो देखो ग्लास का क्या है 3/2 है और इसका कितना है 4/3 है। ये क्या हो जाएगा, ऊंधा हो जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा और ये 2 × 4 मीन्स 9/8। ठीक है, तो ये 9/8 मतलब कितना हो गया, ए करेक्ट आंसर आ गया। 6, light is incident normally on the face AB of prism as shown in the figure. A liquid of refractive index N is placed on the face AC of the prism. The prism is made of glass of refractive index √3. The limit of N for which TIR takes place on the face AC. तो हमें N फाइंड आउट करना है। N क्या है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, एक मिनट, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, इसका हमारे पास N है और इसका जो है √3 है। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन गिवन है। अब देखो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, तो ये एंगल कितना होगा, देखो इस ट्राइंगल से देखें अगर हम, तो ये 60 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, तो ये कितना होगा 30। 60 + 90 150 और ये कितना होगा 30, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, जिस फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का एंगल, तो ये कितना हो गया sin 60। सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जस्ट कंडीशन लेते हैं हम ऐसी, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा sin 90। ठीक है, तो हमारे पास n इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा √3 sin 60। तो sin 60 कितना है √3/2 है, तो ये आ रहा है n इज इक्वल टू व्हाट 3/2। लेकिन हमें देखना है कि डायरेक्टली इसको राइट नहीं कर देना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें TIR चाहिए। ये तो जस्ट वाली कंडीशन है ये। तो डेफिनेटली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I क्या होता है C से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये क्या है 60 है ना, तो 60 ग्रेटर देन क्या हो गया C हो गया, 60 ग्रेटर देन क्या हो गया C हो गया। तो sin 60 ग्रेटर देन कितना हो गया sin C। ठीक है, तो ये कितना हो √3/2। जस्ट इसको हम करेक्शन कर लेते हैं, वेट, ये जस्ट हमने कंडीशन ली है, तो ये कितना हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास sin C इज इक्वल टू n × sin 90। ठीक है, तो sin C हमारे पास कितना आ गया n/√3 हो गया। ठीक है, तो ये n/√3 है, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये √3/2 ग्रेटर देन कितना हो गया n/√3 हो गया। सो यहाँ पे n लेस देन कितना हो गया 3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर हियर। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट वन 27, a short pulse of white light is incident from air to glass slab at normal incident. After traveling through the slab, the first color emerged to। देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, λr का, मैक्स वेवलेंथ।
अगर मैक्स वेवलेंथ इसका है तो मुझे बताओ स्पीड भी क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, और स्पीड इसका सबसे ज़्यादा है तो सीधी बात है रेड फर्स्ट ही इमर्ज होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फोटॉन्स ऑफ इमर्जिव एनर्जी 1 eV 2.5 eV सक्सेसिवली इल्यूमिनेट अ मेटल, मतलब ये इनका जो वैल्यू अपने को दे रखा है वो क्या है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है जो कि 0.5 eV है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड इज, तो देखो सबसे पहले कितना आएगा, हाफ, मैं मैक्सिमम को 1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, पहले वाले में 1 मिल रहा है और वर्क फंक्शन कितना है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। सेकेंड वाले में कितना है, हाफ एम वी टू स्क्वायर, कितना मिल रहा है उसको 2.5, वर्क फंक्शन कितना है 0.5, तो कितना रह गया 2 रह गया। अब देखो v1 बाय v2 डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो v1 बाय v2 का स्क्वायर हो जाएगा, m/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो v1 बाई v2 कितना हो गया हमारे पास 1/2 हो गया, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड आ गया 1/2। नेक्स्ट वन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस इंसिडेंट लाइट्स, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, तो एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एफ नॉट। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करें तो वो थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो वेवलेंथ जितना मिनिमम होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। मिनिमम एम्पलीट्यूड तो वो इंटेंसिटी का रिलेशन होता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता नहीं है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो किस पे आ गया हमारा, मिनिमम वेवलेंथ पे आ गया। 30, an alpha particle of energy 5 mega electron volt scattered through 180 degree, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड ऑन कॉलिजन आ रहा है by a fixed uranium nucleus, the distance of the closest approach is of order, तो यूरेनियम का हमारे पास जो Z होता है वो कितना होता है 92 होता है। एमिट इंसिडेंट कौन हो रहा है, अल्फा पार्टिकल हो रहा है। क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है, जैसे मान लो यहां से एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है और यहाँ पे दूसरे न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच ये कर रहा है, तो जब इसका काइनेटिक एनर्जी सारा का सारा थक के किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। काइनेटिक का कन्वर्जन किस में हो गया, पोटेंशियल में, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितना दे रखा आपने को, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा, तो 10 की पावर 6 1.6 इंटू 10 की पावर -90। पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, के 9 इंटू 10 की पावर 9, के Q1 Q2 बाय आर होता है पोटेंशियल, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, के Q1 Q2 बाय आर। Q1 किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का, तो 2 ही हो गया, और एक क्या हो गया 92 ही हो गया, और डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या आ गया आर, तो आर इधर ले लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू इधर आ गई, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ पे ये कितना हो गया 184 इंटू ई स्क्वायर हो गया, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6 और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का वैल्यू, तो एक ये कट जाएगा, फिर पावर चेक कर लेना, यू विल गेट द आंसर एज अ सी, 10 की पावर -12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, द एटम ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब दिस मच एनर्जी, इतना एनर्जी उसको मिला, देन व्हाट वैल्यू विल बी द चेंज इन द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखो एंगुलर मोमेंटम में चेंज हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो कहाँ तक जा पा रहा है। तो हम जब E1 निकालते हैं तो E1 कितना होता है -13.6 प्रोपोर्शनल टू 1/n² होता है, तो फिर दूसरा कितना आता है, इसमें डिवाइड करते हैं तो -3.4 आता है, फिर कितना आता है -1.5, और यहाँ आता है -0.85। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट और फोर्थ का कितना आता है 12.75 डेल्टा ई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 1 से कहाँ जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है, 1 से कहाँ गया, वो फोर्थ में गया, और तुम्हें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है NH/2π, राइट। तो अगर मैं L2 माइनस L1 लूँ, L4 माइनस L1 सॉरी L4 माइनस L1 लूँ तो कितना हो जाएगा 4h/2π, माइनस n की जगह 1 h/2π, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3h/2π आ जाएगा।
बाकी अगर ये n निकालना है तो इसका एक और तरीका है, जैसे एनर्जी लेते हो 12.75 ले लिया, फाइनल एनर्जी कितना होगा -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और इनिशियल कितना होगा, चेंज आ रहा है तो प्लस ऑफ 13.6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके भी तुम n निकाल सकते हो, तो n कितना आता है 4 आता है। ओके, दो तरीके बताया मैंने, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। 32 लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन द रीजन। लाइमन सीरीज देखो, लाइव बापा ब्रेड पैकेट, बापा ब्रेड पफ, ठीक है, तो क्या होता है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। यहां से यहां जाते तो तुम्हें पता है लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज होती है, लैम्बडा इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम कहां जा रहे हैं, अभी जस्ट मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था, गामा वाले रीजन से रेडियो की तरफ जा रही। तो पहले गामा के पास में क्या होगा, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल और फिर इंफ्रा। तो लाइमन तो पहले आ रहा है, और बामर जो होता है वो किस में होता है, विजिबल में। तो लाइमन का तो उससे क्या होगा, कम होगा, तो किस में आएगा, वो सीधी बात है अल्ट्रावायलेट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डिके फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। 90x 200, ठीक है, इससे बन रहा है 80y 168। तो हम देख लेते हैं क्या निकलेगा। मान लो कि n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख रहे हैं प्लस m नंबर ऑफ बीटा निकल रहा है, तो दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो देखो, एक तो हमें पता है कि टोटल जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n, किसके बराबर होना चाहिए, सॉरी एक और चीज़ रह गई यहाँ पे, 80 प्लस 2n, और यहाँ पे इसका -m किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे पास 2n माइनस जो m है वो कितना हो गया, 10 हो गया। सेम हम कंपैरिजन करते हैं किसका, मासेस का, एटॉमिक मास नंबर का। तो 200 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 168 प्लस 4n होना चाहिए। उसका तो 0 है, मतलब ही नहीं। 200 में से 168 गया तो 32 इज इक्वल टू 4n, तो हमारे पास n कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब अल्फा कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू 8 माइनस m इज इक्वल टू 10, तो m इधर आ गया, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मीन्स अल्फा पार्टिकल, सॉरी दूसरे वाले कितने हो गए, बीटा जो हो गए वो 6 हो गए, तो बीटा 6 अल्फा 8, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 8 and 6। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। 34 आफ्टर अ टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 3 हाफ लाइव्स, हाउ many times would the activity of a radioactive element be of initial activity। तो हमें पूछा I by I नॉट, पहले का कितना हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 हाफ लाइव्स, मतलब n इज इक्वल टू 3 टाइम हाफ लाइव्स हो रहा है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, NT हाफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे T बाय T हाफ लिख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। अब हमारे पास n बाय एन नॉट, मीन्स I बाय आई नॉट को ही लिखूं या फिर n बाय एन नॉट, क्योंकि I इसके प्रोपोर्शनल ही होता है कि नहीं होता है, ये होता है। तो यहाँ पे कितना होता है 1 बाय 2 की पावर n, तो I बाय आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय 2 की पावर 3 हो गया। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, आई नॉट बाय 8 हो गया। तो देखो एक्टिविटी पहले की कितनी हो गई, 1/8 हो गई, राइट। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, 1 बाय 2 की पावर n, हाफ से रिलेशन आया उसका। 35 m नॉट is the original mass of substance of half life period 5 years, then amount of substance left after 15 years is what। half life कितना दे रखा है 5 साल, टाइम कितना दे रखा है 15 years, मतलब t हमारे पास कितना है 15 years, ठीक है, और t हाफ कितना है 5 years है। तो हमारे पास t इज इक्वल टू क्या होता है, NT हाफ होता है। इसको मैं ले लेता हूँ 15, यहाँ पे n और ये 5, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। वही फॉर्मूला तुमको लगाना है, m बाय एम नॉट इज इक्वल टू वॉट 1 बाय 2 की पावर 3, m इज इक्वल टू कितना हो गया m नॉट बाय 8। इसमें क्या पूछा है, लेफ्ट ही पूछा है हमें,
तो यही आंसर आएगा। लेकिन अगर तुम्हें पूछा डिसइंटीग्रेटेड तो वो माइनस करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस A1 plus A2 is equals to A3 plus A4. Binding energies of A1, A2, A3, A4 are B1, B2, B3 and B4 respectively. Then what condition apply to the reaction of exothermy? देखो Q क्या होता है, A1 plus A2 के मासेज में से हमें क्या करना होता है, A3 plus A4 का मास माइनस करना होता है। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट इनटू क्या करते हैं हम, C स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इनकी एनर्जी हमें B1 B2 दे रखी है, इनकी B3 B4 दे रखी है। तो डेफिनेटली अगर ये एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो हमारे पास Q क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास इनका बाइंडिंग एनर्जी इनसे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन। तो ये एक्सोथर्मिक कब होगा, जब B1 plus B2 B3 plus B4 से ज्यादा होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। Now, a sinusoidal wave of peak value 220 volts is connected to diode and resistor R. If the diode is idle, RMS value of the is what? देखो एक डायोड कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा हमारे पास, ठीक है, आउटपुट कैसा आएगा हमारे पास, HWR हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा। तो आउटपुट तो 220 आएगा क्योंकि पल्स भले आएगा तो पीक वैल्यू तो यही आएगा ना हमारे पास। देखो इस तरीके से आएगा तो पीक तो जितना है उतना का उतना ही आने वाला है, और दैट इज व्हाट, 220 वोल्ट। रेक्टिफाई होगा 220 वोल्ट, तो हमारे पास V RMS कितना हो गया, V0 बाय रूट 2, सो दैट विल बी व्हाट, 220 बाय रूट 2। देखो इन्होंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 110 बाय रूट 2 दिया है। बच्चे सोचेंगे क्या आधा पल्स तो गायब हो जा रहा है, तो आधा उसमें से कट गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पीक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। पीक जितना है उतना, क्योंकि एक पल्स है तो उसका जो जा रहा है वो तो उतना पास होता ही है, आधा, तो पीक वैल्यू विल रिमेन सेम। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट इज दिस। हम देखते हैं कि अगर ये हमारा पल्स जा रहा है तो डेफिनेटली जो आउटपुट होता है फुल वेव में ऐसा डबल हो जाता है। तो देखो ये इसके एक टाइम में ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट की क्या होगी, डबल होगी, 100 हर्ट्ज। ये फुल वेव रेक्टिफायर में होता है। लेकिन अगर तुम बात करते हो किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव में अगर ये पल्स जा रहा है तो इसका आउटपुट क्या आता है, ऐसा ही आता है, ये खाली हो जाएगा, मतलब वो एक पल्स के बाद ही रिपीट होता है। तो इसमें तुम्हारा जो आउटपुट होता है वो 50 ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी हो जाएगा, क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात की गई। नाउ 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ द डायोड इंडिकेट फॉरवर्ड बायस। मतलब तुम्हारा जो ट्राइंगल वाला पोर्शन है उसका वोल्टेज लाइन वाले वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। ये -3 है, -3, ये दोनों सेम है, होगा ही नहीं फॉरवर्ड बायस। ये 2 है, ये 4 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया। ये -2 है, ये +2 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो रिवर्स बायस में हो जाएगा। ये +2 है, ये -2 है, इसका मतलब दिस विल बी व्हाट, फॉरवर्ड बायस। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे Vm sin ओमेगा टी हमने इनपुट अप्लाई किया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और यहाँ डायोड कनेक्ट किया। द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इन, देखो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, ठीक है। हमारा जनरली क्या होता है, हम यहाँ पे अपना AC पल्स लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं डायोड, राइट। तो हम इनपुट यहाँ ले रहे होते हैं, तो इसका जो आएगा वो यहाँ पे क्या अपीयर होता है, सिंपली हमारे पे पॉजिटिव वाला पल्स अपीयर होता है, राइट। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें पॉजिटिव पल्स निकल जाएगा, यहाँ पे आई बात समझ में। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, इधर सिंपली नेगेटिव वाला बचेगा, ठीक है। और सिंपली अगर नेगेटिव वाला बचेगा तो वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद नेगेटिव साइकिल्स इन आउटपुट। तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव रह गया, पॉजिटिव वाला तो निकल के वापस चला जाएगा, ठीक है। तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, सो इस करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। तो बच्चों फिजिक्स के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं इसके साथ में ही 20 क्वेश्चन मैथ्स का एक और वीडियो अपलोड करूंगा जो आज का होगा अपना, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।